हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। अगर आपके पास ये बुक है तो इसमें क्वेश्चन नंबर 23 है, और अगर ओल्ड एडिशन होगा तो उसमें क्वेश्चन नंबर 36 है। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। Following is the summarized balance sheet of Muktak Limited as on 31st March 19. Now बैलेंस शीट दी हुई है, और बैलेंस शीट के बाद लास्ट में पहले रीड कर लेते हैं हमें बनाना क्या है। सो लास्ट पॉइंट देखिए, राइट जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एंड प्रिपेयर अ न्यू बैलेंस शीट आफ्टर अल्टरेशन। ये जो हम कर रहे हैं इसे अल्टरेशन भी कहते हैं। सो अल्टरेशन मीन्स रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के बाद बैलेंस शीट भी बनानी है। तो सबसे पहले आप अपनी नोटबुक में एक जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे, उसमें ऊपर हेडिंग देंगे कि जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मुक्तक लिमिटेड एज ऑन 31st March 19। जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बनाकर ये हेडिंग देकर हम सम स्टार्ट करेंगे। अब आगे दिया हुआ है फर्स्ट पॉइंट, ऑन 1st April कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स एट 10% प्रीमियम आफ्टर कंप्लाइंग विथ नेसेसरी प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। अब अंडरलाइन कर लो, नेसेसरी प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट जो वर्ड लिखा हुआ है उस वर्ड के नीचे अंडरलाइन कर लो। अब इसकी मीनिंग क्या होती है, तो आप फॉर्मेट वाला जो फर्स्ट लेक्चर है हमारा उसमें देखना, तो उसमें आपको दिया हुआ है जब भी शेयर्स रिडीम करने होते हैं तो एज पर कंपनीज एक्ट वो फुल्ली पेड अप होने चाहिए। अगर शेयर्स पार्टली पेड अप है तो आपको पार्टली पेड अप शेयर्स को फुल्ली पेड अप करना है, और फुल्ली पेड अप करने के बाद ही हम रिडीम कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं कि कंपनी ने मार्केट से पैसा लिया है, पब्लिक से पैसा लिया है, तो पहले पूरा पैसा ले लो, उसके बाद रिडीम कर लो। अब यहां पर इस क्वेश्चन में देखो, शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर्स दिए हुए हैं वो फुली पेड अप हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो पार्टली पेड अप हैं। 60,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ₹8 कॉल्ड अप पर शेयर। 60,000 शेयर्स पर ₹8 कॉल्ड अप किए हैं, इट मीन्स ₹2 फाइनल कॉल बाकी है। तो सबसे पहले हमें फाइनल कॉल की एंट्री करनी पड़ेगी। अब फाइनल कॉल के लिए मैंने आपको फॉर्मेट एक्सप्लेन किया था, तब भी बताया था कि अगर फाइनल कॉल बाकी हो तो ही ये एंट्री करेंगे, अगर फाइनल कॉल नहीं बाकी तो ये एंट्री करने की जरूरत नहीं है। तो एंट्री करेंगे कि शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू। अब कौन से शेयर्स हैं तो वो देखने हैं, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। 60,000 शेयर्स ₹2 पर शेयर बाकी हैं, इट मीन्स 1,20,000 का ये फाइनल कॉल हमने ड्यू कर लिया पहले। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अब पहले हमने ड्यू कर लिया, अब सेकेंड फाइनल कॉल रिसीव करेंगे। ये एंट्री आप 12th में भी करते थे, ये एंट्री आप इक्विटी शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में भी करके आए हो। सो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, एंड नाउ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो ये हमने ड्यू किया और ये हमने रिसीव्ड किया।
पहले हमने ड्यू कर लिया, देन हमने रिसीव कर लिया। ये एंट्री हमें तभी करनी है जब पार्टली पेड अप शेयर्स दिए हुए हों। इससे पहले वाला जो हमने सम किया था उसमें पार्टली पेड अप शेयर्स नहीं थे, उसमें फुली पेड अप शेयर्स थे। तो फुली पेड अप थे तो ये एंट्री नहीं की थी, लेकिन इसमें पार्टली पेड अप है तो ये एंट्री करनी होगी। नाउ थर्ड एंट्री करेंगे। अब प्रेफरेंस शेयर्स को ड्यू करना है। सो प्रेफरेंस शेयर्स को ड्यू करने के लिए एंट्री होगी 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। अब प्रेफरेंस शेयर्स को ड्यू करना है। तो अब थे कितने? तो पहले थे 4,80,000 के, 480 के थे और हमने 120 का कॉल कर दिया। तो 480 प्लस 120 आप नोट डाउन करते जाइए, जो जो एंट्रीज होती जाएंगी मैं हटाता जाऊंगा। 480 प्लस 120 तो अब हो गए 6 लाख के। सो एंट्री होगी 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 6 लाख, रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अब रिडम्पशन प्रीमियम कितना है हमें वो देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट में ही दिया हुआ है 10%, तो रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट डेबिट 60,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 6,60,000। तो अमाउंट होगा 6,60,000। मैं फिर से बता दूं, ये कौन सी एंट्री किया है हमने? ये ड्यू किया है। अभी तक हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा नहीं दिया, अभी सिर्फ उनका ड्यू किया है। ड्यू किया है मींस कंपनी ने उसे एक नोटिफिकेशन भेजा होगा कि हम आपके शेयर्स के पैसे जो हैं आपको रिडीम कर रहे हैं, वापस दे रहे हैं। सो ये ड्यू करने की एंट्री की है। नाउ फोर्थ, अब ड्यू करने के लिए पैसा चाहिए और वो पैसा कहां से आएगा? या तो कोई प्रॉपर्टी बेचेंगे या इन्वेस्टमेंट बेचेंगे या फिर पार्शियल अमाउंट न्यू इश्यू करेंगे, जो आपने पहले वाले सम में भी देखा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो देख लो। सारे लेक्चर्स आपको सीक्वेंस में देखने हैं, तभी आपको समझ में आएंगे। अगर 6 लाख कंपनी को रिडीम करने हैं तो कंपनी न्यू इश्यू भी कर सकती है और अपनी प्रॉपर्टी बेच सकती है, मींस इन्वेस्टमेंट सेल किए होंगे, कोई एसेट्स बेचे होंगे। तो आइए देखते हैं क्या किया कंपनी ने। सेकेंड पॉइंट, इश्यू फॉर दिस पर्पस 2011% preference shares of 100 each and sell some investment at 10% profit on cost price। अब इसके लिए कंपनी ने क्या किया है? 2000 प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं। अब 2000 प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 11%। अब 2000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, तो अमाउंट हो जाएगा ये 2 लाख रुपीस। ये कंपनी ने न्यू इश्यू किया है, तो यहां पर हम लिखेंगे न्यू इश्यू। नाउ आगे अगर कंपनी ने 6 लाख रुपीस के प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया है तो 6 लाख रुपीस कहां से आएंगे? तो दो ऑप्शन है। कौन से? एक तो न्यू इश्यू होना चाहिए, दूसरा प्रॉफिट में से CRR बनाना है। तो यहां न्यू इश्यू कितना है? 2 लाख रुपीस का।
ये यहाँ पर आपको फेस वैल्यू लेना है, रिडम्पशन प्रीमियम के साथ मत लेना, सम रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर हमें सिर्फ फेस वैल्यू ही लेना है और कुछ भी नहीं। सो कंपनी को न्यू इश्यू करने हैं, तो कंपनी ने 6 लाख में से 2 लाख के न्यू इश्यू किए हैं, तो बाकी CRR कितने का बनेगा? 4 लाख का। इन दोनों का टोटल 6 लाख होना चाहिए। सपोज करो कंपनी ने एक भी शेयर न्यू इश्यू नहीं किया है, न्यू इश्यू कंपनी कर ही नहीं रही है, तो पूरा का पूरा 6 लाख का CRR बनाएंगे। अगर कंपनी 3 लाख के न्यू इश्यू कर रही है तो 3 लाख का CRR बनाएंगे। तो नाउ 5th नंबर एंट्री हमें करनी है CRR बनाने के लिए। तो 5th नंबर का अमाउंट कैसे आया वो मैंने आपको यहां पर बता दिया। ये अमाउंट आप नोट करना कहीं ना कहीं, अदरवाइज क्या होता है एग्जाम के दिन स्टूडेंट्स पूछते हैं सर ये 4 लाख कहां से आया, ये तो पूरे बुक में कहीं दिया ही नहीं हुआ है। तो ये आप ध्यान रखना कि 4 लाख कहां से आया, ये हम यहां से कैलकुलेट कर रहे हैं। अब CRR बनाने के लिए कंपनी के पास कोई रिजर्व होना चाहिए, तो देखते हैं कंपनी के पास कौन सा रिजर्व पड़ा है। रिजर्व में फर्स्ट है प्लांट रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये यूज नहीं करेंगे हम। CRR बनाने के लिए जनरल रिजर्व या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों ही यूज करने हैं। सो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज कर रहा हूं, सफिशिएंट पड़ा है। हमें 4 लाख रुपीस का CRR बनाना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 6,50,000 पड़े हैं। तो मैं एंट्री करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू CRR अकाउंट। CRR का मीनिंग होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ये रूल्स हैं कंपनी के कि अगर प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने हैं तो CRR बनाना ही होगा। CRR है क्या? ये एक एविडेंस है, ये एक प्रूफ है कि कंपनी प्रॉफिट में है, क्योंकि रिजर्व कौन बनाएगा? जो कंपनी प्रॉफिट में होगी वही रिजर्व बनाएगी। लॉस मेकिंग कंपनीज कभी भी रिजर्व नहीं बनाती हैं, लॉस मेकिंग कंपनी के पास रिजर्व होगा भी नहीं, और अगर रिजर्व नहीं है तो CRR कैसे बनेगा? तो ये एक प्रूफ है कि जो कंपनी 6 लाख रुपीस रिडीम कर रही है उसमें से 4 लाख अपने प्रॉफिट में से ले रही है और बाकी का 2 लाख का न्यू इश्यू किया है। ये हमने न्यू इश्यू की एंट्री कर ली और ये जो 4 लाख की है CRR बनाने की एंट्री कर दी। सो यहां तक हमने 5 एंट्रीज कर ली CRR बनाने की। सो न्यू इश्यू भी हो गया, CRR भी हो गया। अब कंपनी ने यहां पर दिया है कि कुछ इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने सेल किए हैं, ठीक है। सो वो देख लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स कंपनी ने कैसे सेल किए हैं। देखो सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, इश्यू फॉर दिस पर्पस 2011% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच and sell some investments at 10% profit on cost price। आगे दिया हुआ है retain minimum balance of cash at bank for rupees 1,20,000 after redemption of preference shares। अब प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने के बाद उन्हें बैंक में 1,20,000 रुपीज चाहिए, ये इनकी कंडीशन है, और उसके लिए कुछ उन्होंने इन्वेस्टमेंट सेल किए हैं। अब यहाँ कितने इन्वेस्टमेंट सेल किए ये अमाउंट नहीं बताया है, ये सबसे बड़ी पॉइंट है। सो अमाउंट नहीं बताया यहाँ पर। अब हम आगे करेंगे इन्वेस्टमेंट सेल करने की। बट हमें ये तो पता है ना कि जो इन्वेस्टमेंट सेल हुए हैं वो प्रॉफिट के साथ हुए हैं, और इन्होंने ये भी कहा है कि सम इन्वेस्टमेंट सेल किए, सम इन्वेस्टमेंट। तो देखें कितने इन्वेस्टमेंट सेल किए। अब इन्वेस्टमेंट सेल किए हैं तो 10% प्रॉफिट बताया हुआ है, तो हम इन्वेस्टमेंट की एंट्री तो कर सकते हैं ना। अमाउंट नहीं है हमारे पास, बट जर्नल एंट्री लिख देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब अमाउंट नहीं पता हमें, इन्वेस्टमेंट कितने के सेल किए वो भी नहीं पता, बट ये पता है कि कुछ इन्वेस्टमेंट सेल हुए हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इन्वेस्टमेंट सेल करने के बाद जो नेक्स्ट एंट्री होती है वो कौन सी होती है? तो वो होती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करना है। वो हमें पेमेंट कितना करना है वो भी पता है।
प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये हमें 660 का पेमेंट करना है। अब हमें ये पता है कि 660 का पेमेंट भी करना है, हमें ये भी पता है कि ओपनिंग बैलेंस कितना पड़ा हुआ है। सिर्फ हमें ये नहीं पता कि इन्वेस्टमेंट्स कितने के सेल किए, बट ये कंडीशन दे दी है कि 1,20,000 क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। अब जब ऐसा कुछ दिया हुआ हो तो आपको अलग से कैश एंड बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। कैश एंड बैंक अकाउंट से ही हमें पता चल पाएगा कि इन्होंने कितने इन्वेस्टमेंट सेल किए। तो ये जो मैं अकाउंट्स बना रहा हूँ, कैश अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट भी बोल सकते हो आप इसे, ये अमाउंट फाइंड करने के लिए कि इन्होंने कितने के इन्वेस्टमेंट सेल किए हैं। अब पहले इनका ओपनिंग कैश बैलेंस देख लेते हैं कि बैलेंस शीट में ओपनिंग कैश बैलेंस कितना है, वो देखो आप। सो ओपनिंग कैश बैलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है 20,000। इट मीन्स इनके पास 20,000 का क्लोजिंग बैलेंस पड़ा था और इन्होंने कंडीशन रखी है कि इनके पास क्लोजिंग बैलेंस CD 1,20,000 होना चाहिए। ये इनकी कंडीशन है कि ओपनिंग बैलेंस 20,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस 1,20,000 होना चाहिए। अब अगर ओपनिंग बैलेंस 20 है और क्लोजिंग 120 है तो कुछ पैसे आए भी होंगे और कुछ पैसे गए भी होंगे। अब पैसा आया कहां से? तो सबसे पहले देखो इन्होंने फाइनल कॉल किया है सेकंड एंट्री में, बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल अकाउंट 1,20,000। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 1,20,000 रुपीज इनके पास आए हैं जो हमने सेकंड एंट्री की। उसके बाद हम आगे देखें तो इन्होंने 11% प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं 2 लाख रुपीस के, और ये हमने किया है एंट्री नंबर 4 में। एंट्री नंबर 4 में देखिए इन्होंने 2 लाख के 11% प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी 20,000 पहले से पड़े थे, 120 फाइनल कॉल में से आए, 2 लाख प्रेफरेंस शेयर्स। और दूसरा ये एंट्री प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो यहां पर लिखेंगे क्रेडिट साइड बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट 6,60,000 6,60,000 रुपीज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे किया है। अब हम देखें कि 660 का पेमेंट किया है, 120 का क्लोजिंग है और उसमें से माइनस करेंगे 20, माइनस करेंगे 120 एंड माइनस करेंगे 2 लाख। सो डिफरेंस आ रहा है 4,40,000 रुपीज। ठीक है, 660 प्लस 1,20,000 तो ये रहे 7,80,000। अब यहां पर भी 780 होना चाहिए। ठीक है, कैश। अब ये माइनस करेंगे 780 में से माइनस 20,000 माइनस 1,20,000 एंड माइनस 2 लाख, तो डिफरेंस आया 4,40,000। अब ये बैलेंसिंग फिगर है, ध्यान से समझना। 20 इनके पास ओपनिंग बैलेंस पड़ा था, 120 फाइनल कॉल में से आए, 2 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में से आए, 440 भी इनको आए हैं, कहां से? इन्वेस्टमेंट सेल किए हैं। उसके बाद इन्होंने 660 पेमेंट किया है, तो इनके पास 1,20,000 का क्लोजिंग बैलेंस बचा है। तो हमें ये सारे पॉइंट्स दिए हुए थे, ये बैलेंसिंग फिगर नहीं दिया हुआ था। तो यहां पर लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये आप सर्कल कर सकते हो या क्वेश्चन मार्क कर सकते हो कि ये बैलेंसिंग फिगर है। इन्होंने 4,40,000 रुपीज अरेंज किया है, तो यहां लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 4,40,000।
ये फाइंड आउट करने के लिए 440 फाइंड आउट करने के लिए हमने ये सब किया, ठीक है। सो 4,40,000। अब ये क्यों फाइंड किया, तो वो देखिए एडजस्टमेंट नंबर 2, इश्यू फॉर दिस पर्पस 2011% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच एंड सेल सम इन्वेस्टमेंट, अंडरलाइन कर लो, सम इन्वेस्टमेंट, अमाउंट नहीं दिया है, कुछ इन्वेस्टमेंट सेल किए हैं, कुछ मीन्स कितने नहीं पता, तो ये रहा कितने सेल किए हैं 440 के, उसके लिए हमने ये कैश अकाउंट बनाया है। सो ये इस सब में न्यू पॉइंट था। अब हमें ये तो पता चल गया कि 4,40,000 के इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो सेल हुए हैं, बैंक में पैसा आया है, बट उसमें से इन्वेस्टमेंट कितने और प्रॉफिट कितना। तो देखो इन्वेस्टमेंट कैसे सेल किए हैं, 10% प्रॉफिट के साथ। तो सपोज करते हैं, सपोज इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जो है वो ₹100 है, 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट इन्होंने सेल किए हैं। अब 100 रुपीज के इन्वेस्टमेंट अगर इन्होंने सेल किए हैं तो प्रॉफिट के साथ किए हैं, कितना प्रॉफिट है, 10% प्रॉफिट। तो 10% प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 10 रुपीज। तो इनके बैंक अकाउंट में जो अमाउंट रिसीव्ड होगा वो कितना होगा, 110 रुपीज। सो यहां इक्वेशन अप्लाई करेंगे कि इफ रिसीव्ड अमाउंट 110 है तो इनके इन्वेस्टमेंट कितने के थे, 100 रुपीज के। सो इफ रिसीव्ड अमाउंट ये रहा 4,40,000। सो इफ रिसीव्ड अमाउंट 4,40,000 है, सो इन्वेस्टमेंट हाउ मच, तो ये होगा 4,40,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 110। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे 4,40,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 110, तो ये आंसर आ जाएगा 4 लाख के इन्वेस्टमेंट। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 440 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 4 lakhs एंड इस 4 लाख का 10% प्रॉफिट होगा, तो 4 लाख का 10% होता है 40,000। सो टोटल 4,40,000 के इन्वेस्टमेंट इन्होंने सेल किए हैं। सो ये था एंट्री नंबर 6 जिसका अमाउंट हमने बाकी रखा था और वो हमें फाइंड आउट करना पड़ा। ये भी आप जितने भी वर्किंग नोट्स हैं वो सब आप नोट डाउन करते जाना। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट भी हो गया। अब आगे देखें और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने के बाद क्या कंडीशन दी हुई है। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट किया है तो नेक्स्ट एंट्री हमें करनी है कि जो रिडम्पशन प्रीमियम दिया है 60,000 का वो राइट ऑफ कर देते हैं। तो रिडम्पशन प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए रूल है कि फर्स्ट सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट किया जाता है। अगर क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम दिया हुआ है तो, नहीं दिया हुआ हो तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या जनरल रिजर्व यूज कर सकते हो। सो इस सब में देखें तो इस सब में सिक्योरिटी प्रीमियम दिया हुआ है। सो फर्स्ट प्रायोरिटी सिक्योरिटी प्रीमियम को देंगे। तो एंट्री करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 60,000 टू रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट 60,000। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट 60,000। अब आगे क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। इतना तो हो गया। अब आगे दिया हुआ है यूटिलाइज द रिजल्टेंट रिजर्व। अंडरलाइन कर लो, रिजल्टेंट रिजर्व का मतलब होता है CRR जो हमने यहां से बनाया था। कितना बनाया, 4 लाख का। 6 लाख रिडीम किए, 4 लाख का CRR बनाकर आए हैं। सो यूटिलाइज द रिजल्टेंट रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स फॉर इश्यूइंग
fully paid up bonus shares in the ratio of 2:1 and make minimum reduction in divisible profit for the same। जो रिजर्व्स हैं उन रिजर्व्स में से बोनस देना है और उसमें कम से कम हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यूज करना है, ऐसा इन्होंने कहा है। तो पहले देखें कि इनके पास इक्विटी शेयर्स कितने हैं। इनके पास इक्विटी शेयर्स कितने हैं। सो इक्विटी शेयर्स देखिए 10 लाख रुपीस के हैं। अब 10 लाख के अगर इक्विटी शेयर्स हैं तो कैसे करना है कि 2 शेयर्स पर 1 शेयर बोनस देना है। तो 10 लाख रुपीस पर बोनस कितना देना होगा, तो ये अमाउंट आ जाएगा 5 लाख। आप कैलकुलेट करके देखिए, ये अमाउंट 5 लाख रुपीस आएगा। अब 5 लाख रुपीस का बोनस देना है। तो बोनस देने के लिए इन्होंने कंडीशन डाली है, 9th एंट्री है, ये तो 9th का वर्किंग किया हमने। इन्होंने कंडीशन डाली है जो रिजल्टेंट रिजर्व है वो यूज करने हैं। तो रिजल्टेंट रिजर्व में सबसे पहले CRR था जो हमने बनाया। सो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट ₹4 लाख। उसके बाद देखो इनके पास और कौन सा रिजर्व पड़ा है। प्लांट रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज नहीं कर सकते, वो तो प्लांट के लिए ही यूज होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कम से कम यूज करना है। तो बच्चा सिक्योरिटी प्रीमियम। अब सिक्योरिटी प्रीमियम में 120 में से 60,000 ऑलरेडी हमने डेबिट कर दिया है, तो बाकी कितना बचा 60,000। तो यहां पर लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 60,000। बाकी का जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस में से लेना है। 5 लाख में से 460 हो गए। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 40,000, CRR अकाउंट डेबिट 4 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 60,000। 60 क्यों किया, क्योंकि 60 ऑलरेडी हम ऊपर डेबिट करके आए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 40,000 टू बोनस टू इक्विटी शेयर्स 5 लाख रुपीस का बोनस देना है। अब बोनस ड्यू कर लिया, अब बोनस का पेमेंट करेंगे, मींस बोनस के शेयर्स देंगे। तो यहां पर नेक्स्ट एंट्री करेंगे बोनस टू इक्विटी शेयर्स अकाउंट डेबिट 5 लाख, ये ड्यू किया और यहां पर क्रेडिट किया, ये डेबिट किया, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लाख। सो पहले बोनस ड्यू किया, ये ड्यू की एंट्री और ये शेयर्स इशू किए। सो स्टूडेंट्स यहां पर ये हमारी जर्नल एंट्रीज पूरी हो गई। बट जर्नल एंट्रीज के बाद आपको बैलेंस शीट भी बनानी है। देखो क्वेश्चन में कहा हुआ है कि बैलेंस शीट भी बनानी है आपको। राइट जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एंड प्रिपेयर अ न्यू बैलेंस शीट आफ्टर ऑल्ट्रेशन। तो न्यू बैलेंस शीट भी बनानी है, तो ये नोट डाउन कर लो जल्दी से। तो हम न्यू बैलेंस शीट बनाएं। चलिए वंस अगेन मैं हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बना रहा हूं। आपको एग्जाम में हॉरिजॉन्टल दी हुई हो तो हॉरिजॉन्टल बनाना, एंड अगर वर्टिकल दी हुई हो तो आप वर्टिकल बनाना। ये लास्ट सम में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटीज होती हैं, राइट हैंड साइड एसेट्स होते हैं। assets liabilities।
एंड इवन अमाउंट में भी रुपीस का साइन लगा कर आना, अमाउंट में रुपीस का साइन लगा कर आना। नाउ रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनानी है और कंपनी का नेम है मुक्तक लिमिटेड, तो हेडिंग देंगे रिवाइज्ड बैलेंस शीट ऑफ मुक्तक लिमिटेड एज ऑन 31st March 19। रिवाइज्ड बैलेंस शीट ऑफ मुक्तक लिमिटेड एज ऑन 31st March 19। नाउ सबसे पहले हमें इक्विटी शेयर कैपिटल लिखना है। सो इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। नाउ 10 लाख पहले से ही दिए हुए हैं और लास्ट एंट्री देखो हमने 5 लाख के इक्विटी शेयर्स बोनस में दिए हैं। सो 10 एंड 5 15 लाख के इक्विटी शेयर कैपिटल हो गए। 10 लाख ऑलरेडी दिए हुए हैं बुक में और 5 लाख के इक्विटी शेयर्स दे दिए। अब ये 10% प्रेफरेंस शेयर्स तो रिडीम कर दिए थे हमने, लेकिन ये 10% के सामने न्यू इश्यू किए थे 11% प्रेफरेंस शेयर्स। सो यहां पर लिखेंगे 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख रुपीस के। आप देखो जर्नल एंट्री में आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। हमने ऊपर न्यू इश्यू किया है 2 लाख रुपीस का। सो ये हो गया शेयर कैपिटल। नाउ शेयर कैपिटल के बाद हम आते हैं रिजर्व्स में। रिजर्व्स एंड सरप्लसेस कहते हैं इसे, रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब रिजर्व्स एंड सरप्लसेस में देखेंगे सो प्लांट रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये कभी भी कहीं पर भी यूज नहीं होता है, ये प्लांट के लिए है, ये प्लांट पर्पस ही यूज होगा। प्लांट रिवैल्यूएशन रिजर्व ये बोनस देने के लिए या रिडम्पशन के लिए यूज नहीं होता है। सो प्लांट रिवैल्यूएशन रिजर्व 2 लाख रुपीस। नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आपने जो सम किया है उस सम में देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहां कहां डेबिट किया है। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैं आपको यहां पर कैलकुलेशन करवाता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो था कितना 6,50,000। अब अगर हमने जर्नल एंट्रीज में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट किया है तो प्लस करेंगे और डेबिट किया है तो माइनस करेंगे। तो आप देखिए एंट्री नंबर 5 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया है 4 लाख। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया है तो माइनस करेंगे 4 लाख। फिर एंट्री नंबर 6 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को 40,000 का क्रेडिट किया है। सो 40,000 क्रेडिट किया है तो प्लस करेंगे। ये 40,000 इन्वेस्टमेंट में से प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद एंट्री नंबर 9 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया था बोनस देने के लिए। और कितना डेबिट किया था अमाउंट देखो। सो P&L को डेबिट किया है 40,000। सो 40,000 डेबिट किया है। नाउ 40 प्लस 40 माइनस कैंसिल हो गया। 650 माइनस 4 तो बाकी बचा 2,50,000। ऐसे हर एक पॉइंट को ध्यान में रखना है बैलेंस शीट बनाते वक्त। नेक्स्ट लायबिलिटीज में आती हैं करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज में है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का अमाउंट है 3 लाख रुपीस। सो क्रेडिटर्स को 3 लाख रुपीस हमने लिख दिया। अब हम एसेट साइड आते हैं। तो एसेट साइड देखते हैं
सो एसेट साइड पहले ऊपर नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। सो नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स, उसमें तो कोई चेंजेस किया ही नहीं हमने, 15 लाख रुपीस। देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, हाँ ये सेल कर दिए, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट याद है आपको, सेल किया था जिसके लिए हमने कैश बुक कैश अकाउंट बनाया था, 4 लाख के इन्वेस्टमेंट सेल किए, प्रॉफिट हुआ वो एक अलग बात है, टोटल 5 लाख के थे, 4 लाख के सेल हो गए, तो बाकी इन्वेस्टमेंट बचे कितने, 1 लाख के। हमारे इन्वेस्टमेंट्स 4 लाख के गए थे, बाकी 1 लाख हमारे पास बैलेंस बचा है। देन नेक्स्ट इज करंट एसेट्स। नाउ करंट एसेट्स में है इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज का मतलब होता है स्टॉक, स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं है, 4,50,000। देन ट्रेड रिसीवेबल, इट मींस डेटर्स, डेटर्स है 2,80,000। एंड कैश एंड कैश इक्वलेंट, इट मींस कैश एंड बैंक बैलेंस। तो कैश एंड बैंक बैलेंस कितना होगा, तो हमें यहां पर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी कैश बैंक अकाउंट बना के आए हैं, वहां पर देखिए क्लोजिंग बैलेंस 1,20,000 है, हम ऑलरेडी कैश एंड बैंक अकाउंट बनाकर आए हैं और वहां पर हमारा जो बैलेंस है वो 1,20,000 है। सो नाउ टोटल करेंगे, 15 लाख लाइबिलिटी साइड, 2 लाख, 2,50,000 एंड 3 लाख, 24,50,000 लाइबिलिटी साइड टोटल आ रहा है। एसेट साइड देखें, 15 लाख, 1 लाख, 4,50,000, 2,80,000 एंड 1,20,000। सो 24,50,000 एसेट साइड टोटल आ रहा है। आंसर में देखिए आपको दिया हुआ है, आंसर में लास्ट लाइन देखिए 24,50,000 दिया हुआ है। नाउ आज का होमवर्क, तो आज के होमवर्क में यही सम एक बार फिर से खुद से करके देखना है, अपने आप से करके देखना है। पहले आप नोट डाउन कर लो, समझ लो, एक बार नहीं 2 बार 3 बार 10 बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लो एंड फाइनली फिर आप खुद से ये सम करोगे। पूरा है जर्नल एंट्रीज बेस्ड, बट जब तक आप खुद नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा। सो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू सम के साथ।